हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज द सेंटर। आज हम करेंगे भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत, जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 2। इसमें करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिटेल एनालिसिस हम करवाएंगे आपको यूपीएससी के बेस पे। इंपॉर्टेंट होता है ये सारे एग्जाम्स के लिए, खासकर यूपीएससी और टीचर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर मेन ये आंसर राइटिंग करनी होती है। और वैसे भी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई चीज़ याद होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि आप उसको एक दो बार रीडिंग कर लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको कोई पॉइंट नहीं याद है तो उसका आप नोट्स बना लो। ऐसे ही पहले बैठ के नोट्स बनाना कोई मतलब नहीं बनता। तो आप अपना ईयरफोन कान में लगा के या फिर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के एक दो बार अपना नोट्स बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो उसके पहले चैप्टर में भी पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 9-10 की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, वो भी देख लीजिए। क्लास 11 की तो चल ही रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दूसरा यूनिट है जिसमें पृथ्वी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस इकाई में क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, और भूकंप एवं ज्वालामुखी। ये GS1 का है आपका, मैं बता रही हूँ ताकि आपका मतलब रिलेट कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या आपको यह कविता याद है? जो शुरुआत करते हैं, जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? पढ़ा था सभी ने। तो बचपन से ही तारों भरी रातों में रात ने हमको आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे बचपन में ना। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास भी विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। तो आरंभिक सिद्धांत जो है उसमें बताया गया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध विभिन्न दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक कौन थे? इमैनुअल कांट। और 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन स्वरूप प्रस्तुत किया, जो क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे निहारिका परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि पृथ्वी की युवा अवस्था में संबद्ध थे। 1950 में रूस के आटो स्मिड ने व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। इसके विचार में से सूर्य ए- सूर्य निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराव से एक चपटी दस्तरी आकृति के बादल का निर्माण हुआ। तो इस क्या बोलते हैं, एक्रेशन प्रक्रम प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। और ये तो आरंभिक सिद्धांत है। अब आधुनिक सिद्धांत क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में? तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थियरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना मतलब एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें, उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इन गुब्बारों को फुलाएंगे, गुब्बारे गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यदि आप यह जान पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ, जैसे एक आके एक परमाणु फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इसमें पहला क्या है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है अति छोटे गोलक मतलब को छोटे छोटे परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जैसे यहाँ पर। फिर जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत था। फिर दूसरा, ये बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग को की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद ही विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो तीसरा क्या है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना मतलब स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से भी प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यदि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं में विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास लगभग 80,000 से लेकर 1,50,000 आकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है, जैसे निहारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनमें तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास है किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं, जैसे सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथे झुंड हैं। इन गुंथे झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली व्यवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्राहणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्राहणु है। तो तीसरा, ये अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्राहणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्भ में वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई हैं होंगी जिनके कारण चट्टान वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गया जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के बाद इस ग्रह में जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई? तो अस्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं से अध्ययन में हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत
ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की संरचना भी इसी क्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहन होता रहा, तो इनका इकट्ठा होते पिंडों के पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप के पदार्थ पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए, और समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी का भूपर्वटी के रूप में विकसित हो गए और हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन मतलब जियांट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे क्रस्ट पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है, आउटर कोर पाया जाता है और इनर कोर पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है और हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना और संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं। इसकी पहली अवस्था और आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का हास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर की निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल जैसे हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभिक वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनियम अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस से धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट में वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिसे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागर की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता है और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित करता है। तो हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले के समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होंगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोसी जीवाणु से आज के मनुष्य तक का जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है।
तो लेसन यहीं खत्म होता है। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको करने का ट्राई करिएगा और क्वेश्चन आंसर को देने का ट्राई करिएगा। ये पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, लेकिन अभी आपको करना होगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है ताकि हम आपके लिए वीडियोस बना सकें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।